विरासत नहीं मिली, सुविधाएं कम थी और रास्ते आसान नहीं थे, लेकिन हौसला कभी टूटा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम तो बहुत बड़ा होता है, कद बहुत बड़ा होता है, मगर वो अपने नाम के चमक के पीछे नहीं भागते, बल्कि समाज में असली बदलाव लाने पर ध्यान देते हैं। वंदे 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 होशियार रामचंद्र की। मनीष मिश्रा ऐसे ही समाज सेवी हैं, दिखावे में नहीं काम में विश्वास करते हैं। उन्होंने उन इलाकों में कदम रखा जहां उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती में वो काम किया जो कई सांसद और विधायक भी नहीं कर सके। बस्ती के उन हिस्सों में जहां सपने धूल में दबे थे, उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिखा। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे नाम, शोहरत और राजनीति से ऊपर उठकर केवल समाज और लोगों की तकदीर बदलने पर फोकस कर रहे हैं। उनको हौसला कहां से आता है और उन्होंने मुश्किल हालात में वो क्या किया जो आज भी किसी ने नहीं किया। ये इंटरव्यू आपको दिखाएगा मनीष मिश्रा की सोच, उनकी रणनीतियां, साथ ही उनकी भविष्य की तगड़ी तैयारियों के बारे में भी। चलिए सब कुछ उन्हीं से जानते हैं। मैंने गिलानी को जब एक थप्पड़ मारा तो गिलानी ने कहा आप यही कर सकते हैं। तो मैं बोला कि क्या करूं, हमारे हाथ बंधे हम यही कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो कश्मीर में हिंदू बेटियों के साथ किया है वो तो हम आपके साथ करना चाहते हैं। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे पास बहुत सारे छात्र आए कि भाई यहाँ पे जो है चर्च है, मस्जिद है, लेकिन मंदिर नहीं है। तो मैंने कहा मंदिर के लिए हम कहा तो यहाँ कण कण में शंकर हैं, कभी प्रकट कर लेते हैं। तो अगले दिन शंकर जी चर्च के गेट पे प्रकट हो गए। आप शुक्ला जी विश्वास नहीं करेंगे, उस दौर के लोगों से पूछिएगा, 5000 लड़के डट के खड़े हुए थे। इतने भी राष्ट्रद्रोही हैं जिन्हें इस मातृभूमि से प्यार नहीं, वो भारत में रहने का उनको कोई अधिकार नहीं। आपको पता है शुक्ला जी, जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो 20 तारीख आते आते हम सभी लोग जो है किसी ऐसे आदमी ढूंढते थे कि जो 10 दिन हमारा चलाए। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है जो एक टाइम पे मेरा स्पॉन्सर था। जब मेरे पास 20 तारीख को पैसा खत्म हो जाता था तो मैं डॉक्टर को फोन करता, डॉक्टर 5000 दे दो, 10,000 दे दो। तो डॉक्टर हमेशा वो 5000 10,000 देता था, जो कभी वापिस हुआ नहीं। सावरकर जी के लोग जो है वो संकल्पित रहते हैं, क्रांतिकारी रहते हैं, जिस चीज को ठान लिया तो ठान लिया। अब उसके लिए पैसा का स्रोत मैं अपना जो कमाता हूँ सब इसी झोंक देता हूँ। अगर मुझे चुनाव लड़ना है, सपोज मैं बस्ती से ही चुनाव लड़ना, तो बस्ती में रहने वाले तमाम लोग मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं। इनका कोई भी काम मेरे लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार से मैं शंकर जी का रुद्राभिषेक करता हूँ, पूरी निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के, सच्ची भक्ति से, उसी प्रकार मैं इनका सच्ची भक्ति से सेवा करूं। यही असली राजनीति। मेरे जीवन में मेरे जीवन के मालिक भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी जो तय कर देते हैं वही करने चला जाता हूँ। अभी सेवा भी कर रहा हूँ तो कृष्ण की मर्जी से ही कर रहा हूँ। यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ वो भी कृष्ण की मर्जी से कर रहा हूँ। कृष्ण जी जितने दिन की सांस दिए हैं उतने दिन तक जिएंगे। कृष्ण जी को उतने सांसों के दौरान जो जो करवाना है सब करेंगे। कृष्ण की मर्जी होगी चुनाव लड़ाने की तो चुनाव लड़ेंगे, कृष्ण की मर्जी होगी नहीं लड़ाने की तो नहीं लड़ेंगे। इस जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ और इस जन्मभूमि का ऋण तो मैं कितना भी यहाँ के लोगों का सेवा कर लूं कम हो जाएगा। जैसे आप बस्ती के लाल का उपमा हमको कोनो हमारी माँ बहन ही दे रही हैं तो हम काहे ना ले, तो हम उनके लिए बस्ती एक लाला बाटी। मनीष मिश्रा एक ऐसा नाम जो बस्ती में धीरे धीरे बवंडर बन रहा है। मनीष भैया को हम आज पकड़े हैं, बोले हमको भी समय दो ताकि बस्ती के लोगों को हम समझा सकें, बता सकें कि आपने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया है। सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ से जुड़ा गए। क्या हाल चाल में पहले? धन्यवाद शुक्ला जी, हम तो बहुत बढ़िया चकाचक है और बस्तियों एकदम से चकाचक है। आप आए होंगे तो देखे ही होंगे कि बस्ती की महिलाएं कितना चकाचक होकर के हमको आशीर्वाद दे रही हैं। सब भैया भैया कह के पूरा हमको तो आपने गलत इंट्रोड्यूस कर दिया मनीष मिश्रा के नाम से जी। हमको आप मनीष मिश्रा के नाम से बस्ती में पूछेंगे कोई नहीं पहचानता है। आप पूछिएगा मनीष भैया तो सब कहेंगे हाँ मेरा भाई है, कोई कहेगा हाँ मेरा चाचा लगता है, कोई कहेगा हाँ मेरे एकदम से बहुत घर के व्यक्ति हैं। तो मैंने बस्ती में अपना रिश्ता भैया वाला ही बनाया है, जिस हर किसी के साथ एक भैया का रिश्ता है। रहते तो आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जो चर्चा करते कहते हैं कि मनीष भैया भले दिल्ली में रहते हैं लेकिन कोई काम लेके अगर हम पहुँचते हैं तो तुरंत करवा देते हैं। तो इस जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ है
और इस जन्मभूमि का ऋण तो मैं कितना भी यहाँ के लोगों का सेवा कर लूँ कम हो जाएगा। ऋण तो कहाँ खत्म होने वाला है। हाँ। मैं तो अपने जीवन की आखिरी सांस तक बस्ती का कोई मिले उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार मिला। अभी एक प्रोग्राम आपने किया बड़ा शानदार था, तो कुछ महिलाएं थीं, तो हम उनसे बातचीत किए तो कहें कि भैया मनीष भैया जोन काम किए तो एक विधायक सांसद नहीं कह पाए। कहा था कि यहाँ यूपी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी अच्छा काम मनीष भैया करे, तो वैसे बड़ी बात पता कहें कि बस्ती के लाल हैं। तो जैसे आप बस्ती के लाल का उपमा हमको कोनो हमारी माँ बहन ही दे रही हैं तो हम काहे ना ले, तो हम उनके लिए बस्ती के लाला बाटी। हाँ। तो बस्ती के लाल बस्ती के लिए अब तक का बढ़िया किन बा यहाँ के लोगन खातिर तनी बताएं ताकि ये लोगन का पता चल सके मनीष भैया का उनके लिए करत है। देखिए बस्ती के लिए हम तो हमेशा तत्पर रहे हैं, हमसे जो भी हो सका है हमेशा बस्ती के लिए किए हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों में अगर आप कहेंगे तो मैंने एक पुस्तकालय खोला है जी जी सावरकर जी के नाम पे, काफी चर्चा हुई थी इसकी, जो मेरे आदर्श है जी। और मैंने अपने आदर्श के नाम पर एक पुस्तकालय खोला। हाँ। अब वो पुस्तकालय 100% मुफ्त पुस्तकालय है। देश में अब मैं ये मानता हूँ कि किसी संस्था द्वारा चलाए जाने वाला पहला फुल्ली डिजिटल फ्री लाइब्रेरी। अच्छा। हाँ। अब आप देखिए उसका मुझे वो लाइब्रेरी सही से काम कर रही है और मैंने वो अच्छा काम किया है, इसका मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया। अच्छा। अब पूछिए कैसे मिला, तो वो सर्टिफिकेट कल मैं अपने लाइब्रेरी के बच्चों के साथ मिल रहा था, जुड़ रहा था, बात कर रहा था। हम एक परिवार हैं, तो उसमें एक प्यारी सी बिटिया आई। हाँ। और उसने मुझे एक फोटो दिया। अब उस फोटो में उसने मेरे स्वरूप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सावरकर जी से जोड़ दिया। अरे वाह। और मजे की बात ये कि जो वो नीचे उसने जो लिखा, हमारे बस्ती के सावरकर मनीष भैया। अरे वाह। तो मैं आपको कहूँ मेरे आंख में आंसू आए, क्योंकि मैंने सावरकर जी के लिए सावरकर जी के आदर्शों को 100% अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। मैं जब दिल्ली में छात्र जीवन में था तो मेरा जो कमरा था उसके बाहर मैंने लिखा था सावरकरवादी। अच्छा। मनीष सावरकरवादी। और एक हमारे दिल्ली के बड़े नेता हैं जो भी सांसद हैं पुरी के, डॉक्टर संबित पात्रा जी, तो हम सब लोगों ने एक समय पे अपना उपनाम छोड़ा था, तो उन्होंने संबित स्वराज लगाया था। अच्छा। और मैंने मनीष सावरकर लगाया था। अरे वाह। हमने तय किया था कि हम अपना उपनाम छोड़ करके किसी स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम लेंगे। अच्छा। तो मैं सावरकर था। और उस चीज को आज बस्ती की एक छोटी बिटिया ने मुझे एक सर्टिफिकेट अच्छा ले लगा। बिल्कुल। और इस ऐसा जब कुछ होता है आपके जीवन में तो आपको एक और ऊर्जा मिलती है कि नहीं, मैं सही राह पर चल रहा हूँ और मैं सचमुच समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। छात्र जीवन का आपने उल्लेख किया, ये समाज सेवा बड़ा मुश्किल काम है। आज के समय में का है, आदमी अपने अपने घर परिवार देख लिए, पैसा इकट्ठा कर लिए, वही आज के लिए सब कुछ सिस्टम है। सेवा भाव बड़ी जरूरी होता है किसी की भी सेवा करने के लिए। और जब आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कहें या फिर कहें कि एक समाज के लिए काम करते हैं तो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। छात्र जीवन से कितना मतलब एक तरीके से कितना लाभ आपको मिला? मैं विद्यार्थी परिषद में था। अच्छा। और जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था। उसी दौरान मुखर्जी नगर में मैं पहुंचा, तो जब वहाँ मुखर्जी नगर में देखा कि चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने वाले बच्चों का तो मान सम्मान है क्योंकि यूनियन है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन मुखर्जी नगर, इंदिरा विकास कॉलोनी, ढक्का कॉलोनी, शक्ति नगर, विजय नगर, रूपनगर, तिमारपुर, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे लाखों लाख की संख्या में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अच्छा बच्चे रहते थे। अब उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या थी कि वहाँ आदमी जब कहीं नए जगह जाता है तो 2-3 चीज़ देखता है कि मेरा कोचिंग कैसा है, दूसरा जो है कोचिंग के बाद जो है कैसा जो है हमारा घर रहने का है, फ्लैट कैसा है।
तो वहां पे 3 बड़ी समस्या, और आपको विश्वास नहीं होगा, 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, तब मैंने राहुल गांधी को मिल करके, एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता राहुल गांधी को मिल करके एक ज्ञापन दिया था और कहा था, राहुल जी अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो ये जो लाखों लड़के एक कोचिंग रूपी भ्रम जाल में फंस जाते हैं। ठीक है। उस जमाने में क्या होता था, जो सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होता था वो कुछ पैसे के लिए गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का प्रचार कर देते थे। ठीक है। और उसके प्रभाव में क्या होता था, बच्चा आया, देखा रे यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये पास हुआ, ये पास हुआ, ये पास हुआ, उस प्रभाव में अपना आके फंस जाता। तो जब वो फंस जाता था तो उसकी कोचिंग सही से नहीं हो पाती थी। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर गलत भ्रामक विज्ञापन चढ़ाएगा तो उसकी हम कार्रवाई करें। अच्छा, एक चीज और भी, अभी तो बड़ा अच्छा बताएं, लेकिन वो गिलानी को थप्पड़ मारने वाला कांड क्या था? तो गिलानी का कांड तो ऐसा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक लड़का था कानपुर का, उसने बीटेक किया था, अभी भ्रामक कोचिंग वालों की बात बता रहा हूं। अच्छा। तो उसने जो है एक बहुत नामी, आज के दिन बहुत नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट के गुरु हैं। अच्छा। भारत भर में बहुत तगड़ी पहचान है उनकी। तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो चला गया और उसने टेक्निकल ग्राउंड छोड़ करके वो साहित्यिक क्षेत्र में आ गया। अच्छा। अब जब वो साहित्यिक क्षेत्र में आया तो वो जब पढ़ने गया तो उसके पास तो ये स्थिति ही नहीं थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। अब उसने उन गुरुजी को कहा कि साहब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, फीस वापस कर दीजिए। तो उस समय फीस वापस करने का कोई वसूल नहीं था। आपके भाई ने आंदोलन करके उस संस्थान को दबाया और उस बच्चे का फीस वापस कराया। और आपको बता दूं, उस संस्थान के जो कर्ता धर्ता हैं, मैं उनको एक बार आभार भी व्यक्त करता हूं कि आज भी शुक्ला जी, मैं उनको फोन कर देता हूं कि इस बच्चे को आप फ्री में पढ़ा दीजिए। तो वो ये जानते हैं कि मनीष मिश्रा कह रहा है, तो यानी प्रामाणिकता की कोई जरूरत नहीं है। मनीष मिश्रा का फोन ही प्रामाणिकता का प्रमाण है। ठीक है, अब गिलानी वाला कांड बताइए। गिलानी वाला कांड ऐसा हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप आर्ट फैकल्टी गए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी में विवेकानंद जी का एक स्टैच्यू है। जब स्टैच्यू के पास जो है, एक दिन हम लोग छात्र जीवन में वही हम लोग का केंद्र था, तो वही घूमते फिरते रहते थे। एक पर्चा हमारे हाथ में आ गया कि जी लोकतंत्र, तानाशाही और लाल फीताशाही पर एक सेमिनार हो रहा है और इस सेमिनार को करवा रहा है लेफ्ट विंग। अच्छा। और मुख्य वक्ता में जाकिर साहब। अच्छा। दूसरे और भी 3-4 ठू ऐसे ही नाम थे। हमने कहा लोकतंत्र के मंदिर पर जिसने हमला किया और बहुत माइनर टेक्निकल कारणों से वो बचे, और वो हमारे, चलो हमारे यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो लोकतंत्र पे तो भाषण नहीं दे पाए। तो मैं था, उस समय डूसू प्रेसिडेंट होती थी नुपुर शर्मा। अच्छा। तो मैंने गिलानी को जब एक थप्पड़ मारा तो गिलानी ने कहा आप यही कर सकते हैं। तो मैं बोला कि क्या करूं, हमारे हाथ बंधे हम यही कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो कश्मीर में हिंदू बेटियों के साथ किया है वो तो हम आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे। तो ये गिलानी का कांड है। ऐसे बहुत कांड किए हम लोगों ने। एक और भी जो सुना है, चर्च वाला क्या था, आपने भगवान शिव को प्रकट कर दिया। देखिए क्या है, तो क्या हुआ, मॉरिस नगर एक इलाका है, यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो थाना है उस थाने का नाम मॉरिस नगर, और मॉरिस नगर के सामने ही एक कॉलोनी है, उसका नाम है क्रिश्चियन कॉलोनी। अब आप बताओ, मैं उस क्रिश्चियन कॉलोनी में करीब 15,000 हिंदू छात्र रहते हैं और क्रिश्चियन रहते हैं 10-20। वहाँ 5-7 ठो इस्लाम को ही मानने वाले लोग रहते हैं। क्रिश्चियन के लिए इतना बड़ा भव्य चर्च बना हुआ है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे पास बहुत सारे छात्र आए कि भाई यहाँ पे जो है चर्च है, मस्जिद है, लेकिन मंदिर नहीं है। तो मैंने कहा मंदिर के लिए हम कहा, तो यहाँ कण कण में शंकर हैं, कभी प्रकट कर लेते हैं। तो अगले दिन शंकर जी चर्च के गेट पे प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू होना उनके लिए बहुत बड़ा अपराध है। तो वो अपराध मैंने कर दिया। तो पुलिस सारी आई
लेकिन मैंने कहा था कि इतिहास तो 4 ही लोग लिखते हैं और पढ़ते लाखों लोग हैं। आप शुक्ला जी विश्वास नहीं करेंगे, उस दौर के लोगों से पूछिएगा, 5000 लड़के डट के खड़े हुए थे। और मैंने उस शंकर जी का नाम भी रखा था। उस शंकर, हर शंकर का नाम है, तो उस शंकर जी का मैंने नाम रखा विद्याधीश्वर महादेव। अच्छा। और क्रिश्चियन कॉलोनी का नाम बदल के कर दिया था श्री कृष्ण कॉलोनी। और क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने हमारे शंकर जी को उठा करके थाने में रखवा दिया। और जो जगह पे मंदिर का मैंने निर्माण कराया था, आज भी प्रमाण के तौर पे आप क्रिश्चियन कॉलोनी जाइए, वहां इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि यह जमीन भारत सरकार के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। तो चाहे इतनी भी जमीन हमने मुक्त कराई। अच्छा, आजकल ना एक सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत लोगों को काटता है। सेकुलरिज्म मतलब एक तरीके से ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन फिलहाल ईरान और ये सब मामला आपको पता ही है कि खामेनेई की मौत हुई। भारत में कुछ लोग खामेनेई को लेके शोक मना रहे हैं। देखिए क्या है, जो लोग शोक मना रहे हैं तो उनके डीएनए में ही गद्दारी है। मैंने एक ट्वीट किया था, एक खातून को मैंने देखा ऊपर से नीचे तक बुर्का से ढकी हुई थी और खातून कह रही थी कि अगर मुझे मोदी जी इजाजत दे दे, मैं तो मोदी जी कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, वो तो मोदी कर रही थी, तो जो है इजाजत दे तो मैं तुरंत ईरान चली जाऊंगी। अच्छा। इजराइल और अमेरिका को सबक सिखा दूंगी। अरे खातून, लड़ना है तो तुमको मोदी जी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? चले जाओ। मुझे पता है बम फोड़ते हुए, टायर पंचर बनाते हुए इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ईरान चली जाओ। मुझसे पैसा ले लो, मैं टिकट दे देता हूँ, ईरान चली जाओ। और ऐसे जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं जिन्हें इस मातृभूमि से प्यार नहीं, वो भारत में रहने का उनको कोई अधिकार नहीं। जिनको वंदे मातरम से प्यार नहीं, वंदे मातरम क्या है? वंदे इस माँ को नमन कर, अगर उसको बोलने में उनको दिक्कत है तो उनके लिए भारत में कोई स्थान नहीं है। मैं विशेष तौर पे भारत के तमाम अपने भाई बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि और खास तौर पे इस्लाम को मानने वाले भाई बंधुओं को बताना चाहता हूँ, ऐसे जो आपके बीच में 10-20% हैं, इनके कारण पूरे समाज को लोग जो है आपको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, शक की दृष्टि से देखते हैं। ये समय है कि मुसलमान ये साबित करे कि वो राष्ट्रवादी है। वो कैसे साबित कर सकता है? कैसे कोई मौलाना ये साबित कर सकता है? ऐसे जो खातून थी, इनका बहिष्कार करके, इनको इस्लाम से बाहर करके, इनको देशद्रोही घोषित करके, ये जितने भी खेमनाई के लिए आंसू बहाने वाले लोग हैं, इन सब को जो लोग इस्लाम से बाहर कर दे, इनको कहें कि ये देशद्रोही हैं, इनको अरे भाई, आपका प्यार तो आपके पड़ोसी से है नहीं। आपके पड़ोस में किसी की हत्या होगी तब आप कितनी बार कहें कि जब मैं बदला लेने जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे लोग कलंक हैं भारत में, इन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, वापस आपकी समाज सेवा पे आते हैं, क्योंकि आपकी पहचान लोगों की सेवा ही रही है। कोरोना काल मुझे याद है, और उस समय दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, लोग घर से नहीं निकल रहे थे और लोगों में एक डर था। उस दौरान आपने कुछ किया, लोग बताते हैं कि मतलब सैकड़ों छात्रों की मदद की, क्या है वो कहानी? देखिए, मैं खुद ही छात्र जीवन से निकला हुआ व्यक्ति, छात्रों का दर्द, तो छात्रों का दर्द बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। आपको पता है शुक्ला जी, जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो 20 तारीख आते आते हम सभी लोग जो है किसी ऐसे आदमी ढूंढते थे कि जो 10 दिन हमारा चलाए। ठीक है, तो चाय वाला 10 दिन तक उधारी चलती थी। ठीक है, टिफिन वाला 10 दिन उधारी पे चलता था, अखबार वाला उधारी पे चलता था। तो हम उस दर्द को समझते हैं। तो क्या हुआ जब जो है, और विशेष तौर पे कोरोना काल में बहुत सारे छात्र फंस गए, तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम का उपयोग करके मैंने एक पोस्ट किया कि जो भी छात्र किसी भी जगह फंस गया और वो इस समस्या में है कि उसके पास पैसा है, वो हमको मैसेज करे और मैं उन सबके खाते में 2100 रुपये डालूँ जी। तो मैंने करीब 2100 लोगों को ही 2100 रुपये का मदद किया। उसमें एक लड़के ने मुझे वीडियो बना के भेजा, मेरे शायद इंस्टाग्राम पे होगा, या आप मेरे लोगों से मांगेंगे तो दे भी देंगे। उस लड़के ने मुझे मैसेज भेजा कि पिछले 3 दिन से पार्ले जी पे चल रहा था। अच्छा, धन्यवाद भाई। अच्छा, तो मेरे जीवन में भाई और भैया दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक जो सबसे अहम बात है कि सेना को लेके जो आपका
एक है ना कि अंदर से एक जुनून है, जो लोग भटके हुए रहते हैं उनको आप एक तरीके से एक अच्छा गाइडेंस देते हैं ताकि वो अच्छा करें। किसी एक पंडित का एक वाकया हमने सुना था जिनको आपने सेना में प्रेरित किया। दरअसल क्या है, वो मोतिहारी का रहने वाले एक पंडित जी थे। वो दिल्ली में संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। तो वो परिवार बहुत कमजोर परिवार था। तो उनके पिता मतलब मेरा एक दोस्त डॉक्टर है जो एक टाइम पे मेरा स्पॉन्सर था। जब मेरे पास 20 तारीख को पैसा खत्म हो जाता था तो मैं डॉक्टर को फोन करता, डॉक्टर 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। तो डॉक्टर हमेशा वो 5,000 10,000 देता था, जो कभी वापिस हुआ नहीं। अच्छा। क्योंकि उसको ही पता था कि इसके इतने भाई हैं, सबकी सेवाओं में लगे जाएंगे। तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार एक लड़का है, संस्कृत पढ़ रहा है और उसके घर में स्थिति बहुत खराब है, तो उसका कुछ आर्थिक मदद करनी है। बोला ठीक है। मैंने उसको कहा, बुलाया लड़के को बुलाया तो मैंने कहा कि तुमको शिव तांडव आता है? तो उसने मुझे बढ़िया से शिव तांडव सुना दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको हर महीने 15,000 रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुमको मेरे घर आके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा रोज। उस लड़के ने रोज दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ वो रेगुलर मुझसे मतलब जब पाठ करने आता था तो कभी कभी बात हो जाती थी। तो मैं उसको कहता था तुम ये तैयारी करो, ये तैयारी करो, ये तैयारी करो। आज वो लड़का भारतीय सेना में एक अच्छे जगह, और आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो उसकी बहुत मार्मिक चिट्ठी उसने जो मुझे लिखी थी, मैंने लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए वो चिट्ठी अपने फेसबुक पे डाल दिया था। आपको मिल जाएगी, आप पढ़िएगा कितना मार्मिक है। आप यहाँ बस्ती में जब मैं आया तो घूमा तो कुछ लोग कह रहे थे कि इनका मनीष भैया के पास पैसा बहुत काबिल है और महिला लोगों तक खूब बांटत सिलाई मशीन बांटत। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मनीष भैया काहे के लिए बांटत है, लोग यही तय परेशान है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे आप खूब सिलाई मशीन महिलाओं को दिया, क्या लगाव महसूस करते हैं? पैसा तो दूसरी बात है, लगाव क्या है? देखिए, जलून होना चाहिए कुछ बदलने, कुछ करने। इतनी देर से बात करने पे आपको तो ये तो एहसास हो गया होगा कि ये बागी आदमी है, बदलने वाला। वैसे भी सावरकर जी के लोग जो है वो संकल्पित रहते हैं, क्रांतिकारी रहते हैं। जिस चीज को ठान लिया तो ठान लिया। अब उसके लिए पैसा का स्रोत मैं अपना जो कमाता हूँ सब इसी झोंक देता हूँ। मेरे पास ना पत्नी है ना बच्चे हैं, माँ बाप हैं और सैकड़ों माँ बाप हैं, भाई है, सैकड़ों माताएं बहनें, ये जो है मेरी, यही मेरा परिवार है। तो जो कमाता हूँ इन्हीं फूंक देता हूँ। कुछ आज का कमाया इन्हीं पे आज समर्पित कर दिया, कल का कल देखेंगे। और मैं शंकर जी का भक्त हूँ। मैं प्रदोष का व्रत रहता हूँ, पिछले 20 साल से प्रदोष का व्रत। और शंकर जी की मेरे ऊपर परम कृपा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने अपने शंकर जी से जो भी मांग लिया, पहली बात तो मांगता ही नहीं हूँ, मांगने का वो अवसर ही नहीं देते हैं, बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। फिर भी अगर मैंने कभी भूले भटके कुछ मांग लिया तो हाँ, कुछ चाह ले ली तो निश्चित हो ही गई। महिलाओं के लिए और क्या क्या किया, खासकर बस्ती की महिलाओं? देखिए बस्ती में जो एक सिस्टम रहा है, जो राजनीति का सिस्टम, लोग अपना फार्चूनर की गड़गड़ाहट ले घूम रहे हैं, 200 गाड़ी काफिला लेके घूम रहे हैं, विधायक जी सन्नाटे में चल रहे हैं, मंत्री सांसद सब, काम उस स्तर पे नहीं हुआ। यहाँ के लोगों के लिए एक उम्मीद के तौर पे अगर कहें तो गलत नहीं होगा, आपने लोगों के लिए काम किया, यहाँ के लोगों के लिए काम किया। फ्यूचर में और आप क्या चाहते हैं, बस्ती को क्या देना? देखिए, मैं जो है, पहली बात तो जो आपने राजनीति का विषय रखा, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति का आध्यात्मिकीकरण होना चाहिए। मतलब राजनीति का आध्यात्मिकीकरण का मतलब यह है कि आज आप देखेंगे भारत में, आप कहिए कि मैं उस नेता से मिलके आ रहा हूँ, तो कॉमन जनता आपको क्या किस नजर से देखेगी? कहेगी नेता के पास गए थे, अरे नेता है तो चोर होगा, बेईमान होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा। यही आज के दिन एक छवि बन गई है नेता की। ठीक है, ये छवि कभी नेता की थी नहीं, ये अभी पिछले कांग्रेस के राज में बनी, 40-50 साल के राज में बनी। ये वही देश है जिसने इस देश के महान वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया। नेता होना एक गरिमा का विषय था। अगर मुझे चुनाव लड़ना है, सपोज मैं बस्ती से ही चुनाव लड़ रहा हूँ, तो बस्ती में रहने वाले तमाम लोग मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। इनका कोई भी काम मेरे लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार से मैं शंकर जी का रुद्राभिषेक करता हूँ, पूरी निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के, सच्ची भक्ति से।
उसी प्रकार मैं इनका सच्ची भक्ति से सेवा करूं, यही असली राजनीति है। मनीष जी, राजनीति और समाज सेवा लोग सालों से ऐसा रहा है कि लोग मानते हैं कि एक दूसरे के पूरक है। तो बस्ती की जनता चाहे कि आप चुनाव लड़ें, उनके लिए जमीन पे उतर के काम तो करते हैं और अच्छे से काम करें, क्योंकि आपके पास तब पावर अलग लेवल की होती है। तो कोई एक राजनेता होता है, जनता चाहेगी वो दिल में बिठाने के लिए तो है ऐसा कुछ की राजनीति में। मेरे जीवन में मैं कुछ तय नहीं करता। अच्छा, मेरे जीवन में मेरे जीवन के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जी जो तय कर देते हैं वही करने चला जाता हूँ। अभी सेवा भी कर रहा हूँ तो कृष्ण की मर्जी से ही कर रहा हूँ। यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ वो भी कृष्ण की मर्जी से कर रहा हूँ। कृष्ण जी जितने दिन की सांस दिए हैं उतने दिन तक जिएंगे। कृष्ण जी को उतने सांसों के दौरान जो जो करवाना है सब करेंगे। कृष्ण की मर्जी होगी चुनाव लड़ाने की तो चुनाव लड़ेंगे, कृष्ण की मर्जी होगी नहीं लड़ाने की तो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आपने एक बड़ी बढ़िया खूबी है। मैंने पता कि कोई आपके बड़े प्यारे मित्र हैं, तो हमने कहा कि मनीष जी के बारे में कुछ ऐसी बात बताओ जो लोगों को पता ना हो, ताकि कुछ बढ़िया सा निकल रहा है। तो पता है उन्होंने कहा, मनीष जी ये करीब 10 लैंग्वेज आती है। ये किसी भी आदमी को अगर 10 भाषा बता रहे थे कि असमिया आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, तेलुगु आती है। तेलुगु तो बहुत करते हैं। तेलुगु तो मुझे आती है, तेलुगु मुझे बोलने भी आती है, समझ में भी आती है, लिखने भी आती है। अच्छा, क्योंकि मैं हैदराबाद में पढ़ा क्लास 5 इतनी भाषाएं कैसे सीखी? क्लास कैसे मतलब? 5 से लेके 12वीं तक तो तेलुगु मेरा सेकंड लैंग्वेज था। अच्छा, चूंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो श्री गुजराती विद्या मंदिर था, तो वहाँ मुझे 2 भाषाओं का ज्ञान मिला, गुजराती, मारवाड़ी और तेलुगु। उसके बाद जैसे असम में अपना थोड़ा काम बदलू है तो असमिया मैं समझ सकता हूँ, बोलने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूँ। महाराष्ट्र में, बम्बई में रेगुलर मेरा काम है तो आते जाते रहता हूँ, तो मुझे भाषाओं को सीखने में बड़ा मजा आता है। मुझे फिर क्या है, मैं सीख लेता हूँ, तब जैसे कोई महाराष्ट्रियन मिले तो उनसे थोड़ा महाराष्ट्रियन में बोल दिया, अरे यही तो मराठी जाता है, तो उसका पूरा एक भाव बदल जाता है। अगर आपको भारत को जानना हो तो भारत की भाषाएं, भारत के व्यंजन, भारत के वस्त्र अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग तरीके से वो डायरेक्ट करते हैं। उदाहरण देखिए हमारे मोदी जी जैसे जहाँ जाते हैं, जिस देश में जाते हैं उस बेस पे ढल जाते हैं। तो ये ऐसे हमारे यहाँ कहा भी गया है, जैसा देश वैसा वेश। तो मैं जहाँ गया वहाँ जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने सीख लिया। नहीं, ये फ्यूचर में बड़े राजनेता बनने वाले गुण हैं एक तरीके से। भोलेनाथ जाने क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, कुछ छोटे सवाल। बस्ती में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? छोटे छोटे जवाब चाहिए। बस्ती का सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? देखिए अब ऐसा है, आपने ऐसा प्रश्न कर लिया, इसका छोटा जवाब दे सकता। बस्ती मेरी जन्मभूमि है, यहाँ का तो हर एक चीज को मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस्ती में कुआनो नदी है, मेरी नदी है। बस्ती के आम, बस्ती के लोग, बस्ती की खुमारी, बस्ती का प्रेम, बस्ती का वात्सल्य, बस्ती के मानवता, बस्ती के लोग की मुस्कुराहट, ये सब मुझे पसंद है। सबसे अजीब नेता जो जिनको लगता है कि डिसीजन आपका सबसे घटिया रहा है? राहुल गांधी। ठीक है। ईमानदार? नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा ईमानदार नरेंद्र मोदी। सबसे काबिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे राजीव गांधी जी। ठीक है। एक सबसे उसके बाद भी एक जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल जो है, इसके बाद अपनी बातचीत को खत्म करते हैं। बातचीत तो हमेशा होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। आदर्श कौन है? गुरु हमारे गोलवालकर, आदर्श हमारे सावरकर। गुरु जी से बड़ी प्रेरणा भी है, गुरु जी को पूरा पढ़ा मैं, और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं वो स्वयं सेवक हूँ जिसने गुरु जी की जब 100वीं वर्ष जयंती थी, उसका कार्यक्रम बुराड़ी में हुआ था दिल्ली के। उस कार्यक्रम में मुझे रहने का, मुझे काम करने का अवसर मिला, और वो मेरे जीवन का एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जिसका साक्षी होना उसी प्रकार से साक्षी होने के बराबर है कि जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन में आप साक्षी बने, उसी तरीके से हम स्वयं सेवकों को कह सकते हैं कि मैंने गुरु जी की जब जन्म जयंती थी, 100वीं जन्म जयंती थी, तो उसका मैं साक्षी। मनीष मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें समय दिया। थैंक यू सो मच।